सो हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं आफ्टर द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, दिस इज द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो फिलहाल मैं प्रेडिक्टिव वाले एनालिटिक्स को जो है वो एट द एंड रखूंगा, विच इज बेसिकली फोरकास्टिंग द फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो कि आई बिलीव आप कुछ अपने एडवांस कोर्सेज के अंदर अगले जो कोर्सेज हैं उनमें भी जाके पढ़ोगे, बट आई विल आल्सो ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम इस कोर्स के एंड में जाके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की भी कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करें। स्पेशली जो है वो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी स्टडी किया जाए इस कोर्स के दौरान। अ, जो रिग्रेशन एनालिसिस भी यूज किया जाता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, सो वो आप अपने स्टैटिस्टिक्स कोर्स में भी पढ़ लोगे, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उसको इस कोर्स के दौरान जो है वो थ्रू एक्सेल और थ्रू आर भी डिस्कस कर लें। बट फिलहाल राइट नाउ जो टॉपिक में स्टार्ट करने लगा हूँ विच इज अ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर बेसिकली जो हम टेक्निक डिस्कस करेंगे विच इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। सो इसके लिए जो आप एज अ रेफरेंस रीडिंग ले सकते हो, दैट इज फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक्स चैप्टर 2 आप ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो टेक्स्ट बुक मैंने आप लोगों के साथ अपनी शेयर की थी, आप उसका भी चैप्टर नंबर 2 से जो है वो ऑनवर्ड पढ़ सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इज रिगार्डिंग हाउ वी कैन डेवलप अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, एंड देन चैप्टर 3 जो मेरे वाली बुक है उसके अंदर है कि हाउ वी कैन सॉल्व इट थ्रू द ग्राफिकल सोल्यूशन। बट अगर आप ये वाली बुक पढ़ रहे हो, सो यू कैन फॉलो द चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक जो हम ले रहे हैं, विच इज स्प्रेडशीट मॉडलिंग एंड डिसीजन एनालिसिस, अ प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स। ओके, सो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में किस तरह का क्वेश्चन हम आंसर करने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली व्हाट शुड आई डू और व्हाई शुड आई डू। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें बेस्ट पॉसिबल डिसीजन जो है उसको करना है, ठीक है। कि मेरे पास डिफरेंट तरह के पॉसिबल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बट आई हैव टू पिक द बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन कि अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मेरे लिए जो बेस्ट ऑप्टिमम चॉइस होगी वो क्या होगी। एंड ऑफ कोर्स प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निक्स हैं, डिसीजन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रूल बेस्ड मॉडल्स हैं, कुछ सिमुलेशन टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। सो जो आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विच इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग, बेसिकली दैट इज पार्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन है, आ जाता है। बहरहाल अभी जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ना जो है वो स्टार्ट करेंगे, यू विल रियलाइज कि ऑप्टिमाइज से क्या मुराद है। सो जब भी हम वर्ड ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट कि आउट ऑफ ऑल द डिसीजंस वी हैव टू पिक अप द बेस्ट, और लीनियर प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो कि हमें एक बेस्ट डिसीजन को पिक करने में या आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट कर रही होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो, ये हमने देखा भी था, ये हम पढ़ चुके हुए हैं ये वाला पोर्शन। फिलहाल हम इस पोर्शन के ऊपर आ गए हुए हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पोर्शन विच इज द लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। ओके, सो लेट मी स्टार्ट कि बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग है दैट इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है। और अगर ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है तो बेसिकली इस थ्योरी को जो प्रपोज करने वाले थे दैट वाज प्रोफेसर डैनजिग थे, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ओके, सो प्रोफेसर डैनजिग ने बेसिकली 1947 के अंदर जो फर्स्ट पेपर लिखा था विद द नेम कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग इन लीनियर स्ट्रक्चर, एंड लेटरली बेसिकली कूपमैन्स ने इनका नाम जो है वो चेंज करके इसको कहा कि वी कैन कॉल इस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। सो इस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड है। द फर्स्ट मेथड बेसिकली प्रोफेसर डेंजिग ने ही प्रोवाइड किया था इन 1949। सो अब लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग का वर्ड आ रहा है दैट डजंट मीन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का मतलब है प्लानिंग सेंस के अंदर, ठीक है। कि हम एक प्रॉपर अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली एक मैथ्स मॉडल बना रहे होते हैं जो कि हमें प्लान आउट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है टू पिक द बेस्ट डिसीजन आउट ऑफ द मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। और लीनियर से क्या मुराद होगा कि ऑफ कोर्स जो हम मॉडल डेवलप कर रहे होंगे
उस मॉडल के अंदर इस लीनियर वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस सेंस में होगा कि हमारे पास जो चीज भी होनी चाहिए वो लीनियर इक्वेशन की सेंस के अंदर आनी चाहिए, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नॉन लीनियर सेंस नहीं होनी चाहिए। सो लीनियर से क्या मुराद है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो नाउ जैसे कि हमने बात किया कि मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के इज अ क्लास ऑफ द मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, और अगर हम इसको स्पेसिफिकली कहें तो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में से भी इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन से क्या मराद है, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होगा कि आउट ऑफ द मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। और कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब ये है कि अंडर सम लिमिटेशंस, अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस। लाइक जैसे मेरे पास कहूँ कि मेरे पास जी बजट 1 लाख रुपया है और इसके दौरान दौरान ही हमने टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट करनी है और हमने अखबार पे भी एडवर्टीजमेंट करनी है। सो मैं इस बजट में से बेस्ट बजट एलोकेशन जो है वो क्या कर सकता हूँ, टीवी पे कितनी इन्वेस्टमेंट लगाऊं और मैं अखबार पे कितनी इन्वेस्टमेंट लगाऊं कि मैं मैक्सिमम ऑडियंस कैप्चर कर सकूं। या हम ये कह लें कि मेरे पास कितनी लेबर अवेलेबल है, लेट से मैं कह देता हूँ मेरे पास 500 आवर्स अवेलेबल है लेबर के, तो मैं 5 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ए बी सी डी ई एफ। सो मैं कितने लेबर आर यूज करूं टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ए, कितने लेबर आर यूज करूं टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट बी, ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए या मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। सो बेसिकली ये जो लिमिटेशन है इसको हम कह देते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है जी। सो दैट मीन जैसे कि हम बात करें कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की ब्रांच आ जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कोई भी जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल या जिसको हम एलपी मॉडल कहते हैं उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से, नंबर 1 इज द डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है। सो डिसीजन वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिसीजन वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे होते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच अ डिसीजन मेकर इज इंटरेस्टेड। ठीक है, या एज अ डिसीजन मेकर वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है। सो दैट इज अ डिसीजन वेरिएबल। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कितनी मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं, कितनी मैं प्रोडक्ट बी बनाऊं, मेरे पास लेबर आर इतनी अवेलेबल है। सो बेसिकली राइट नाउ मैं इंटरेस्टेड हूं how much quantity we should produce product A, how much quantity we should produce product B. So that is a physical quantity in which as a decision maker I am interested in, that would be called as a decision variable. और उस डिसीजन वेरिएबल्स के अगेंस्ट, ठीक है, या तो मे बी हमें पर प्रोडक्ट कोई ना कोई प्रॉफिट आ रहा होगा या कॉस्ट आ रही होगी। सो दैट मीन हम या उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे या उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होंगे। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ प्रॉफिट या कॉस्ट सेंस हो सकता है। इट कुड बी वी वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ ऑडियंस। ठीक है, लाइक जैसे अगर मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लूं, ठीक है, so it could be maximization anything or minimization of anything. So that means with the combination of decision variables and the per unit वो जो coefficient है, ठीक है, उसके combination से हमारे पास क्या चीज बन रही होती है, that is a objective function। कि मैं बेसिकली जो वो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ या एडवर्टीजमेंट का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या मैं उसको मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ। सो वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द डिसीजन वेरिएबल एंड वी हैव डेवलप्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू डिफाइन द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मीन जिसको हम लिमिटेशंस कहते हैं, जिसको हम रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बजट की रिस्ट्रिक्शन की एग्जांपल दी, लेबर आवर की रिस्ट्रिक्शन की एग्जांपल दी। अब ये कंस्ट्रेंट्स जो है वो इनइक्वालिटी फॉर्म में भी हो सकती हैं और इक्वालिटी फॉर्म में भी हो सकती हैं। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि आपके पास लेस देन और इक्वल टू सिंबल भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल भी हो सकता है, इसको इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हम कहते हैं। और इक्वल का क्या मतलब है कि हमारे पास इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती है। ओके, अभी इस पोर्शन के ऊपर हम बाद में आते हैं। सो लेट मी शो कि हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होता है उसकी शक्ल कैसी होगी। दैट वुड बी लुक लाइक दिस वन। ओके, इसमें या तो आप मैक्सिमाइज कर रहे होगे या हम मिनिमाइज कर रहे होंगे। सो ऑफ कोर्स इनमें से कोई एक चीज आ रही होगी, या तो हम मैक्सिमाइजिंग आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कर रहे होंगे या मिनिमाइजिंग आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी इक्वल टू
एक्स आई क्या है, दैट इज आर डिसीजन वेरिएबल, इसको हम कहते हैं। और डिसीजन वेरिएबल को हमने कैसे डिफाइन किया, अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच आई एम इंटरेस्टेड इन एज अ डिसीजन मेकर। और सी आई रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, कॉफिशिएंट पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल हूं कि मैंने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बनानी है, तो एक प्रोडक्ट ए के अगेंस्ट मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है और एक प्रोडक्ट बी के अगेंस्ट मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज बेसिकली द कॉफिशिएंट, और यू कैन से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, और या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कॉफिशिएंट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीजन वेरिएबल। सो इस समेशन से क्या मराद है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो इस समेशन का क्या मतलब है, विच मीन C1x1 मीन फर्स्ट डिसीजन वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट डिसीजन वेरिएबल प्लस C2x2 प्लस अप टू सो ऑन CNxn। ठीक है, सो इस समेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उन तमाम की पावर के 1 है, मीन लीनियर है। सो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि हमने तमाम के तमाम डिसीजन वेरिएबल्स जो कि पावर 1 के, अगर हम उनको जमा कर दे तो हम कह देते हैं इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, सो दैट मीन मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, चाहे मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ चाहे मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये है लीनियर। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है। और यही लीनियरिटी की रिस्ट्रिक्शन हमारी कंस्ट्रेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होगी। सो आई बिलीव कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया है। अब हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है, मैं कह रहा हूँ वो कुड बी लेस देन और इक्वल टू फॉर्म में हो, कुड बी इक्वल टू फॉर्म में हो, कुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म में हो, कुड बी मिक्स हो। सो दैट मीन अब यहाँ पे जो बीजे है, बीजे रिप्रेजेंट करता है आपके पास अवेलेबल रिसोर्स को। ठीक है, लेट मी शो कि आपके पास जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से क्या मुराद हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है जी, ओके। सो बीजे जो है उसको हम कह रहे हैं कि आपके पास है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं j इज इक्वल टू 1 की बात करूं, दैट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रिसोर्स। और वो फर्स्ट रिसोर्स कौन सा है, लेट्स से वो मेरे पास बजट अवेलेबल है। सो B1 जो है वो मेरे पास बजट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और बजट लेट से मेरे पास है जी 1 लाख रुपए का। ओके, 1 लाख रुपीज है। और यहाँ पे साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, इट कुड बी एनी साइन, राइट। बट क्योंकि हम बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सो लेट्स से हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम इस बजट से ज्यादा यूज नहीं करेंगे या इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम 1 लाख या उससे कम ही यूज करेंगे, तो इट मीन इस केस के अंदर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू साइन। अगर आप ये कहते हो कि नहीं मुझे एग्जैक्टली जितना मेरे पास बजट है मुझे सारे का सारा स्पेंड करना है, मेरे पास 1 रुपया भी बचना नहीं चाहिए, देन हम यहाँ पे इक्वल टू सिंबल यूज करेंगे। अगर आप कहते हो कि हमारे पास मिनिमम अमाउंट इतनी है, मीन मिनिमम बजट इतना है, इससे ज्यादा हम यूज करेंगे, सो देन वी शुड अप्लाई द ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, सो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एडवर्टीजमेंट का बजट इतना है 1 लाख रुपीज, और मेरे पास जो डिसीजन वेरिएबल है वो दो है, दैट इज X1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टीवी एड्स को। ठीक है, और X2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो न्यूज़पेपर की एड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब दैट मीन कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, एक टीवी एड चलाने के लिए मुझे कितने पैसे मुझे रिक्वायर्ड है। लेट से एक टीवी एड के ऊपर हमारा जी 25,000 रुपीज जो है वो खर्च आता है, 21,000 इंटू X1 प्लस, और एक न्यूज़पेपर के ऊपर एड चलाने के ऊपर हमारा 5,000 खर्च आता है। सो 5,000 इंटू X2 लेस देन और इक्वल टू, ओके, मेरे पास बजट कितना था, 1 लाख रुपए का। सो दैट मीन दिस इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द बजट। अब माइट बी पॉसिबल इन एड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ऑफ कोर्स लेबर आवर्स हो सकती है, मेरे रिसोर्सेज कितने हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लेट से मेरे पास ही 5 एम्प्लॉयज हैं, 5 एम्प्लॉयज डेली 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, और हम पर मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मॉडल को बना रहे हैं। सो 5 एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स पर डे, और लेट से हम 20 डेज काम कर रहे हैं, 20 डेज पर मंथ।
So that means 40 multiplied by 20, that would be equal to 800. So 800 hours मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। इन 800 आवर्स को मुझे यूज करना है, ओके। और मैं ये कह रहा हूं कि एक टीवी एड बनाने के लिए मेरे पास कितनी लेबर यूज हो रही है। दैट इज सपोज वो यूज कर रहे हैं, हम कह सकते हैं 10 घंटे जी वो यूज कर रहे हैं। एक टीवी एड बनाने में हमें 10 घंटे लगते हैं, और एक अखबार की एड बनाने में लेट से मुझे 4 घंटे लगते हैं, राइट। सो ये बेसिकली मैं डिफरेंट क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर रहा हूँ, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सो आपके पास यहाँ पे अगर एक लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा तो कंस्ट्रेंट्स के अंदर आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, मीन इसमें m कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। सो अगर हम इस चीज को ओपन करें तो ओपन करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट मी शो यू इन अनदर डायग्राम। सो मैं इसको रब कर लूं पहले। ओके, सो अब हम इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ओपन करके मैं कैसे लिख सकता हूँ इस पूरे के पूरे को, दिस इज ए आई जे, ठीक है। सो दैट मीन आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉलम का क्या मतलब है, जे का मतलब मीन वो आपके पर्टिकुलर रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच एज बजट, सच एज लेबर आवर, सच एज मटेरियल अवेलेबल, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आपके रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि आई रिप्रेजेंट करेगा आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स कितना रिसोर्स हम पर्टिकुलर डिसीजन वेरिएबल को प्रोड्यूस करने में स्पेंड कर रहे हैं। सो अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, A11। सो दैट मीन के फर्स्ट डिसीजन वेरिएबल के अंदर, ठीक है, मेरा फर्स्ट रिसोर्स कितना यूज हो रहा है। सो दैट इज A1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक टीवी ऐड बनाने में हमारे 25,000 रुपए कॉस्ट आ रही है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी, A21 मीन फर्स्ट रिसोर्स, ठीक है, दैट इज, और वो जो हमारे पास आ रहा है वो सेकंड डिसीजन वेरिएबल के ऊपर उसको आपके पास कितना यूज हो रहा है वो जो फर्स्ट रिसोर्स है। इसी तरीके से अप टू सो ऑन हम क्या कर लेंगे, दैट इज AN1, ओके, XN। सो दैट मीन फर्स्ट रिसोर्स फॉर nth डिसीजन वेरिएबल के अंदर कितना यूज हो रहा है। अगेन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, दैट इज B1, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट रिसोर्स, कि आउट ऑफ द फर्स्ट रिसोर्स कितनी क्वांटिटी हम फर्स्ट चीज को प्रोड्यूस करने में स्पेंड कर रहे हैं, कितनी हम सेकंड को, एंड अप टू n तक। इसी तरीके से सेकंड कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगी, A21 x1 प्लस A22 x2 अप टू सो ऑन AN2 आपके पास आ जाएगा XN इज लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू B2 अप टू सो ऑन। सो ये मेरे पास कितनी कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी, m कंस्ट्रेंट्स बनेगी, बिकॉज वी हैव द m रिसोर्सेज, राइट। और एट द एंड मेरे पास जो रिस्ट्रिक्शन है इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, ठीक है, दैट इज दिस वन, जिसको हम कह रहे थे नॉन नेगेटिविटी। सो बेसिकली नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि आपके इन डिसीजन वेरिएबल का आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इनका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज बेसिकली वन ऑफ द assumption ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। सो इसी चीज को, ये जो हमने यहाँ पे मैथ मॉडल लिखा हुआ है, इसको मैं मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव में मैट्रिक्स नोटेशन में इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो फिलहाल हम फोकस करते हैं जस्ट ओनली दिस टाइप ऑफ नोटेशन। सो अदरवाइज इसको हम मैथमेटिकली इस सेंस में भी लिख सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकली आपको बता देता हूँ, C इज अ कॉलम वेक्टर, A इज M इंटू N मैट्रिक्स है, और C भी आपके पास एक कॉलम वेक्टर है। लेकिन सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वी कैन फॉलो ओनली दिस काइंड ऑफ नोटेशन एज वेल। सो जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के तरीकेकार है। इज इट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप को आपको आइडिया हो गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होता क्या है। सर इसमें वो A11 और A21 सर इसमें नहीं समझ आ रही है क्या है? ओके, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ओके, इसमें जी हम बात कर रहे हैं कि आपने A11, इसमें कंफ्यूजन है, बेसिकली आई जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पर्टिकुलर डिसीजन वेरिएबल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए या उसको बनाने के लिए आप कितने यूनिट यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था
कि लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, उसमें से मैं 2 चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूँ। वन इज मैं टीवी एड चलाना चाह रहा हूँ और मैं एक न्यूज़पेपर एड चलाना चाह रहा हूँ। तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो एक टीवी एड चलाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है? मुझे करनी पड़ रही है 25,000। और एक न्यूज़पेपर जो है उसकी ऊपर एड देने के लिए मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है? दैट इज 5,000। ठीक है, अब दिस इज बेसिकली एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग x1 फर्स्ट डिसीजन वेरिएबल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग x2। सो हम यहाँ पे इसको जेनेरिक फॉर्म में लिख रहे हैं। जेनेरिक फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं कि दैट मीन कि मैं इस समेशन को ओपन कर रहा हूँ। सो ये क्या होगा कि मेरे पास a11 x1 प्लस a21 आपके पास आ जाएगा जी x2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी a31 x3 अप टू सो ऑन a आपके पास आ जाएगा जी n1 x आपके पास आ जाएगा n इज लेस देन और इक्वल टू लेट्स से b1। ओके, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस समेशन को बेसिकली मैंने ओपन किया है विद रिस्पेक्ट टू i। j हमारा कांस्टेंट रहेगा फॉर 1 जब हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट लिख रहे होंगे। जब मैं सेकंड कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ फिर J2 हो जाएगा और अगेन आपका I1 to N ओपन होगा। वो कैसे ओपन होगा? दैट इज A1 J2 XI मीन X1। अगेन I हमारे पास क्या है जी 2, J भी 2 है और X इज 2 प्लस अब I हमारे पास क्या है 3, J क्या है 2, X 3 क्योंकि X I है प्लस अप टू सो ऑन। अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा? I कितना है n, J कितना है 2, X आपके पास क्या आ जाएगा? I है बेसिकली n आ जाएगा इज लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू B2 अप टू सो ऑन। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके ओके, सो दिस इज बेसिकली अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की बेसिक एक डेफिनेशन है। सो हम क्या करेंगे, हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होंगे और उसका लीनियर मॉडल डेवलप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर क्या रहे होते हैं, हम लीनियर मॉडल डेवलप करते हैं एंड देन हम उसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। सो विच मीन आज के लेक्चर के अंदर हमारा मेजर फोकस यही रहेगा कि किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग कि किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, सो लेट्स डिस्कस द अजम्पशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। मीन ये जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जब भी बनाएंगे तो उसकी अजम्पशंस क्या है। याद रखिएगा, जब भी कोई स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया जाता है एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एवरी मॉडल हैज सम अजम्पशंस। सो इसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के आपके पास जो है वो कुछ अजम्पशंस हैं। द फर्स्ट इज बेसिकली द लीनियरिटी और यू कैन से द प्रोपोर्शनैलिटी। सो इस लीनियरिटी या प्रोपोर्शनैलिटी अजम्पशन का मतलब क्या है? सो रिमेंबर हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? दैट इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हम कर रहे होंगे, या मैक्सिमाइज कर रहे होंगे या मिनिमाइज कर रहे होंगे। z इज इक्वल टू सी आई एक्स आई, ठीक है, वेयर i जो है वो 1 to n था, मीन c1 x1 प्लस c2 x2 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे ये जो c है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कोफिशिएंट। अब वो कहता है कि यूजुअली हम कहते हैं कि चाहे मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, चाहे मैं 100 प्रोडक्ट बनाऊं, चाहे मैं थाउजेंड्स प्रोडक्ट बनाऊं, जो मेरा पर यूनिट प्रॉफिट या मेरी पर यूनिट कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी। जबकि प्रैक्टिकली देर आर मेनी सिनेरियोज उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे स्पेशली अगर मैं इंडस्ट्री की एग्जांपल आपको दूं, उसमें क्या होता है कि जी हम कहते हैं कि हम अगर लार्जर क्वांटिटी में किसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे तो मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर हम क्या अज्यूम करके चल रहे होते हैं कि ये नंबर फिक्स रहेगा जो हमने डिसाइड की है। ओके, कि मुझे एक यूनिट बनाने के ऊपर, चाहे मैं पहला यूनिट बना रहा हूँ, चाहे मैं 10वां यूनिट बना रहा हूँ, चाहे मैं 100वां यूनिट बना रहा हूँ, चाहे मैं 1000वां यूनिट बना लूँ, तो मेरे पास जो पर यूनिट कॉस्ट या पर यूनिट प्रॉफिट है वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है।
So that is basically the proportionality, or you can say linearity. Second assumption क्या है, which is called as a divisibility. Divisibility का मतलब ये है कि आपके जो decision variables हैं, this is xi जो है आपका, basically ये decision variables है. So ये decision variables का आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आ सकता है. मीन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ x1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टीवी एड्स वी आर गोइंग टू पब्लिश. दैट इज कि हम टीवी के ऊपर कितनी एड्स जो है वो पब्लिश जो है वो इशू करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे. तो अब यहाँ पे x1 का अगर फॉर एग्जांपल मैं जब लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करता हूँ, लेट्स से आंसर आ जाता है 8.3. तो दैट मीन कि मुझे 8 एड्स मैं टीवी पे चलानी है या 9 एड्स चलानी है. तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है. सो दैट मीन कि अगर मुझे मैं ये चाहता हूं कि आंसर फ्रैक्शन में ना आए, मेरे पास ये आंसर जो है वो होल नंबर में ही आए, या 8 है या 9 आए, तो देन फिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल नहीं रहेगा, बल्कि फिर ये बन जाएगा लीनियर इंटीजर प्रोग्रामिंग मॉडल. ठीक है, कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे डिसीजन वेरिएबल का आंसर फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है, होल नंबर्स में आए. सो दैट मीन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी. मीन बाकी तो ये सारे का सारा मॉडल वही रहेगा, इस कंस्ट्रेंट के साथ एक्स्ट्रा कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि xi मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन नॉन नेगेटिविटी, एंड xi जो है वो इंटीजर होने चाहिए. ठीक है, दैट मीन xi का आंसर फ्रैक्शन में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. सो अगर हम ये एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो ऐसे मॉडल को हम कहते हैं लीनियर इंटीजर प्रोग्रामिंग मॉडल. ठीक है जी, विच वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, कि अगर मुझे इंटीजर में आंसर चाहिए. ओके, अब हम आ जाते हैं थर्ड असम्पशन की तरफ. दैट इज बेसिकली हम कहते हैं सर्टेनिटी. सर्टेनिटी सर्टेनिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट होंगे और नॉन होंगे. पैरामीटर से क्या मुराद है कि मीन ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट होंगे और नॉन होंगे, हमें गिवन होंगे. ठीक है, ये एआई हमें गिवन होगा, मीन मुझे पता होगा कि मुझे एक टीवी एड के ऊपर कितने प्रॉफिट मिल रहा है, कितनी कॉस्ट मिल रही है. ठीक है, एक टीवी एड बनाने के लिए मुझे कितनी मेरे लेबर आर यूज हो रही है, और मेरे पास कितनी लेबर आर मौजूद है, या मेरे पास कितना बजट अवेलेबल है. सो ये सी आई, ए आई, जे और बी जे, इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स. सो ये पैरामीटर्स जो है वो सर्टन होने चाहिए, हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता होना चाहिए. ये प्रोबेबिलिस्टिक नहीं होने चाहिए, ये डिटर्मिनिस्टिक होने चाहिए और हमें पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन मेरे पास क्या है, एडिटिविटी. एडिटिविटी का क्या मतलब है कि जो जितने हमने डिसीजन वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, x1, x2, x3, जितने भी आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं जो भी आपने डिफाइन किए हैं, वो तमाम के तमाम आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हो. ठीक है, अगर वो हिस्सा ले रही हैं तो देन इट मीन हम एडिटिविटी को जो भी है सक्सेसफुली अप्लाई कर रहे थे. लाइक जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था टीवी और एड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये क्या करेंगे, x1, ठीक है, और उसके पर यूनिट लेट से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है जी 10 रुपीज का, और टीवी न्यूज़पेपर ऐड के अगेंस्ट मुझे मिल रहा है 5x2. तो दैट मीन ये क्या एडिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने डिसीजन वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए वो तमाम के तमाम आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिलके. ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टोटल 3 डिसीजन वेरिएबल्स डिफाइन किए, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उनमें से आप 2 डिसीजन वेरिएबल को यूज कर रहे हो या एक डिसीजन वेरिएबल को यूज कर रहे हो, आपको तीनों को करना पड़ेगा. और लास्ट मेरे पास जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज अ नॉन नेगेटिविटी, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की, कि आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स का आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन में आंसर नहीं हो सकता. ओके, नाउ आई होप यू गॉट द आइडिया रिगार्डिंग कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होता क्या है. So, जैसे कि वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाएंगे, फर्स्ट हमारा स्टेप होगा आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स. डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच एज अ डिसीजन मेकर आई एम इंटरेस्टेड इन. मीन बेसिकली मैं फाइंड आउट क्या करना चाह रहा हूँ. ठीक है,
मैं किन की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। नंबर 2, बेस्ड ऑन दैट डिसीजन वेरिएबल हम डेवलप कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। नंबर 3, हम डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अपनी लिमिटेशंस को, ठीक है, या अपनी कंस्ट्रेंट्स को, लिमिटेशंस कह लें या कंस्ट्रेंट्स कह लें। सो कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होगा उसमें ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही होगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, हम किस तरीके से अपनी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल डेवलप कर सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम गिविंग अ वेरी बेसिक एग्जांपल। इसमें वो कह रहे हैं कि एक फर्म है जो कि बेसिकली दो तरह की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए को जो है वो बनाने के लिए हमें 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए और 5 हमें लेबर आवर चाहिए, ठीक है। और ईच प्रोडक्ट बी बनाने के लिए मुझे 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए और 4 लेबर आवर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ए टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट बी। ओके, उसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है कि ईच मंथ द फर्म हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ 60 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 70 लेबर आवर, ठीक है। सो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज सोल्ड। सो हमें बताया हुआ है कि एक प्रोडक्ट ए जो मैं सेल कर रहा हूँ वो 30 रुपीज में सेल कर रहा हूँ और एक प्रोडक्ट बी में 40 रुपीज में सेल कर रहा हूँ एंड आई वांट टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। सो सबसे पहले एज अ डिसीजन मेकर या एज अ बिजनेस एनालिटिक्स जब मैं अपनी इस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को डेवलप कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट काम क्या होगा, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन वेरिएबल। और डिसीजन वेरिएबल इस प्रॉब्लम में क्या है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए वी शुड प्रोड्यूस ऑफ टाइप ए एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट वी शुड प्रोड्यूस ऑफ टाइप बी, ठीक है। सो दैट मीन इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं। x1 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ए और x2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी को। सेकंड हमने कहा कि वंस वी हैव डेवलप्ड अ डिसीजन वेरिएबल, सेकंड चीज हमने क्या करनी है, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसने बताया था कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इट मीन मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज, ठीक है जी, z इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए के अगेंस्ट कितना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 30 रुपीज, प्रोडक्ट बी के अगेंस्ट मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है 40 रुपीज। तो दैट मीन मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइजिंग z इज इक्वल टू 30x1 प्लस 40x2। ओके, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द कंस्ट्रेंट। सो हमारे पास इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है वो दो गिवन है। सो कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं, एक अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल की कंस्ट्रेंट गिवन है और दूसरी मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर आवर की कंस्ट्रेंट गिवन है। कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास 60 kg रॉ मटेरियल मौजूद है टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट ए और बी, मेरे पास 70 लेबर आवर अवेलेबल है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए और बी। सो दैट मीन कि मैं दो कंस्ट्रेंट्स डेवलप करूंगा, एक मेरी आ जाएगी रॉ मटेरियल या मटेरियल की कंस्ट्रेंट, एक लेबर कंस्ट्रेंट। और मेरे पास मटेरियल कितना अवेलेबल है 60। ए x1 जो है वो प्रोडक्ट ए को रिप्रेजेंट करे और एक प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मैं कितना रॉ मटेरियल यूज करूं 3 kg। सो दैट मीन 3 इंटू x1 कि एक प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मुझे 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू x2 बिकॉज प्रोडक्ट बी की एक यूनिट बनाने के लिए हमें 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द लेबर कंस्ट्रेंट। अब मेरे पास लेबर कितनी अवेलेबल है 70, सो मैंने लिख दिया जी 70। ओके, एक प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मुझे कितना लेबर आवर रिक्वायर्ड है 5 लेबर आवर रिक्वायर्ड है। ओके, एक प्रोडक्ट बी बनाने के लिए मुझे कितनी लेबर आवर रिक्वायर्ड है विच इज 4 लेबर आवर मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिंबल जो यूज किया वो इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू यूज किया। मीन मेरे पास जो अवेलेबल है वो 60 kg रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो मैं 60 यूज कर सकता हूँ या इससे कम यूज कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकता। इसी तरीके से मेरे पास 70 लेबर आवर अवेलेबल है तो ऑफ कोर्स मैं 70 लेबर आवर यूज कर सकता हूँ या उससे कम यूज कर सकता हूँ। सो बाय द वे आप यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू भी अगर अप्लाई कर दो तो वो गलत नहीं होगा, but it is better to write down less than or equal to due to the mathematical nature। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे कि लेस देन और इक्वल टू लिखना क्यों बेटर है। बट
अगर आप यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे तो उसका मतलब है कि ना मैं 70 से कम लेबर आवर यूज करना चाह रहा हूँ, ना ज्यादा एग्जैक्टली 70 यूज करना चाहता हूँ। सो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, प्लस हमने नॉन नेगेटिविटी जो रिस्ट्रिक्शन है कि इन दोनों डिसीजन वेरिएबल्स के आंसर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। ये हमने खुद से एडिशनली ऐड करनी है बिकॉज वन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कंस्ट्रेंट इज दैट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो दैट मीन मेरा कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल क्या बन के आ रहा है कि मुझे मैक्सिमाइज करना है अपने प्रॉफिट को 30x1 into 40x2 सब्जेक्ट टू मुझे जी मेरे पास तीन कंस्ट्रेंट्स हैं, वन इज अ मटेरियल कंस्ट्रेंट, अनदर इज अ लेबर कंस्ट्रेंट एंड लास्ट वन वी हैव अ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? जी सर, हो गए। ओके ओके ओके, अब जरा इस मॉडल के लिए खुद से ट्राई कीजिएगा काइंडली। इस प्रॉब्लम के लिए, ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन प्रोसेस गिवन है, ठीक है, और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रॉफिट को जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। मैं दो तरह की प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बाउल्स और मग्स, और मेरे पास रिसोर्सेज की जो रिस्ट्रिक्शन है वो लेबर आवर्स और क्ले इन पाउंड्स गिवन है बेसिकली के पाउंड्स के एक बाउल में कितने क्ले यूज हो रही है, एक मग में कितना क्ले यूज हो रहा है, और हमें ये भी बताया हुआ है कि लेबर टोटल लेबर पर डे कितनी गिवन है और कितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सो हमने इसका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाना है। एक चीज याद रखिएगा कि आपने ये मेक श्योर करना है कि जब हम अपना मॉडल डेवलप कर रहे हो तो ये जो मैं यहाँ पे यूनिट ले रहा हूँ इसका यूनिट इसके बराबर होना चाहिए। लाइक जैसे ये लेबर आवर्स था तो ये भी आवर्स है, सो यहाँ पे मटेरियल केजी में था तो ये भी केजी में था, 5 केजी 4 केजी। सो ये याद रखिएगा जब भी आपने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाना है तो आपने इनके यूनिट्स सेम रखने हैं। अगर ये मिनट्स में ले रहे हो तो देन आपको इनको मिनट्स में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ओके, सो इसका जरा क्विकली खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसका आपको मॉडल भी दिखा देता हूँ, बहरहाल पहले इसको जरा जस्ट 2 to 3 मिनट जो है वो खुद से ट्राई कीजिएगा इसको अटेम्प्ट करने की। सो कोई बताएगा हाउ मेनी डिसीजन वेरिएबल्स वी हैव इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? जी टू होंगे बिल्कुल, टू, वेरिएबल्स। एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स होंगे बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट कि हम कितने बाउल्स बनाए, कितने मग्स बनाए, दैट इज x1 और x2, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ। सो मेरा डिसीजन वेरिएबल आ गया x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाउल्स, x2 आ गया नंबर ऑफ मग्स। सो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, क्योंकि प्रॉफिट है और मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है, सो मैक्सिमाइजिंग z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 40x1 प्लस 50x2। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है जी, सो सब्जेक्ट टू, अब मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस के हैं, लेबर रिस्ट्रिक्शन है और क्ले की रिस्ट्रिक्शन है। एक बाउल के ऊपर मैं 1 आवर ऑफ लेबर यूज कर रहा हूँ, सो दैट मीन 1 into x1, ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2 into 2 into x2, एग्जैक्टली क्योंकि हमारे पास less लेबर than or equal to 40 hours। बिल्कुल लेस देन और इक्वल टू 40 आवर्स। और इसी तरीके से क्ले का क्या आ जाएगा 4 into x1 प्लस 3 into x2 इज लेस देन और इक्वल टू 120, और लास्टली वी हैव x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। से ये मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसको जरा पढ़िएगा इस प्रॉब्लम को एंड लेट मी नो हाउ मेनी डिसीजन वेरिएबल्स वी हैव।
जी सर इसमें दो डिसीजन वेरिएबल एग्जैक्टली, वेरी गुड। दो तो इसमें भी two variables। बिल्कुल। कौन कौन से दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं हमारे पास? 27 इंच टीवी सेट एंड 20 इंच। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हमारे पास दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ 27 इंच टीवी सेट्स जो हम प्रोड्यूस करेंगे, और x2 जो है वो 20 इंच जो हम प्रोड्यूस करेंगे। सो व्हाट वी वांट टू डू, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग द कॉस्ट? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट आई थिंक सो। प्रॉफिट ही हमें गिवन, हमें प्रॉफिट गिवन है, सो वी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट? ठीक है, वो हमें बता रहा है कि $120 हमें प्रॉफिट मिल रहा है अगेंस्ट 20, ठीक है, इंचेस, और सॉरी 27 इंचेस टीवी सेट के ऊपर, और $80 मिल रहा है हमें 20 इंच के ऊपर। तो दैट मीन मैक्सिमाइजिंग z इज इक्वल टू 120x1 प्लस 80x2 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, राइट? और सर कंस्ट्रेंट लेकिन जो लास्ट लाइन में उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? wholesaler has agreed to purchase heavy sets produced if the numbers do not exceed। क्या बात? नहीं नहीं, वो हमें इसका क्या नहीं मतलब? नहीं नहीं, वो हमें बता रहा है ना कि ईच 27 इज सोल्ड टू प्रोड्यूस प्रॉफिट इतने। आगे कह रहे द होल सेलर हैज एग्री टू परचेज ऑल द टीवी सेट इफ द नंबर डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम इंडिकेटेड ऑफ मार्केट रिसर्च। ठीक है, वो यानी कि वो सारे के सारे उसको बाय कर लेगा। ठीक है, यानी कि उसकी रिसर्च के मुताबिक अगर वो नंबर उससे ज्यादा एक्सीड ना किए तो। अदरवाइज जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली तो हम यही है ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और हमें एक 20 इंच टीवी के ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है और एक हमें 27 इंच के ऊपर क्या आ रहा है। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज इट। ठीक है, सो क्योंकि हमारे पास ये है कि हम दो तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं, और हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने हम 27 इंच प्रोड्यूस करें, कितने हम 20 इंच प्रोड्यूस करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। उसकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्दर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कह रहा है कि जी मार्केट रिसर्च इंडिकेट दैट एट मोस्ट 40 ऑफ द 27 इंच सेट्स एंड 10 ऑफ 20 सेट जो सोल्ड होंगे पर मंथ। दैट इज बेस्ड ऑन आवर मार्केट रिसर्च। हमें पता चला है कि जो डिमांड है, ठीक है, वो मैक्सिमम 27 जो है वो 40 से ज्यादा नहीं डिमांड आएगी, और 20 की जो है वो 10 से ज्यादा डिमांड नहीं आएगी। तो दैट मीन हमारे पास एक कंस्ट्रेंट आ गई कि 27 इंच 40 से ज्यादा नहीं बनाने हमें चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा डिमांड नहीं आएगी बेस्ड ऑन आवर मार्केट रिसर्च। सो x1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40 और x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 हमारे पास आ जाएगा। ओके, फर्दर हमारे पास वो हमें कह रहा है कि जी द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर अवेलेबल विच इज 500। सो 500 लेबर आर हमारे पास अवेलेबल है, और एक 27 इंच बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? 20 वर्कर्स चाहिए, 20 वर्कर्स चाहिए, और एक 20 इंच बनाने के लिए हमें 10 चाहिए। सो दैट इज 10 इंटू x2 इज लेस देन और इक्वल टू, और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगी। इज इट क्लियर? जी, इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, सो इसको जरा कीजिएगा।
ओके, सो इसमें भी हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल है वो 2 हैं, ठीक है। सो 2 डिसीजन वेरिएबल है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ मेंस शूज एंड वुमेन्स शूज, ठीक है। सो हमें अगेन हमने मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। $1 ऑफ पेयर ऑफ एक पेयर ऑफ मेन शूज के ऊपर हमें $1 प्रॉफिट मिल रहा है, एक पेयर ऑफ विमेन शूज के ऊपर जो है वो हमें $1.20 मिल रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स? सो कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी? सो कंस्ट्रेंट्स अ बिट ट्रिकी है इसमें, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। सो वो हमें कह रहे हैं कि इट टेक्स 2 मिनट्स सेल्स पर्सन को लग रहे हैं, ठीक है, और 2 मिनट्स कैशियर को लग रहे हैं टू सेल अ पेयर ऑफ मेन शूज, और 3 मिनट्स सेल्स पर्सन को लग रहे हैं ऑन एवरेज, और 1 मिनट लग रहे हैं कैशियर को टू सेल अ विमेन्स शूज, ठीक है। अब वो कह रहे हैं स्टोर जो है वो ओपन रह रहा है 8 आवर्स अ डे, right? So during which time, so they have 2 salespersons, 1 cashier. So that means जो हमें entire information given है, that is with respect to the time given है, सेल्स पर्सन के टाइम के लिहाज से और कैशियर के लिहाज से। दैट मीन मेरे पास एक सेल्स पर्सन के टाइम की कंस्ट्रेंट बनेगी और एक कैशियर के टाइम की कंस्ट्रेंट बनेगी। स्टोर 8 घंटे ओपन है और हमारे पास इस स्टोर के अंदर 2 सेल्समैन काम कर रहे हैं और एक कैशियर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब मैं सेल्स पर्सन की कंस्ट्रेंट बना रहा हूँ तो x1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पेयर ऑफ मेन शूज जो कितना टाइम लग रहा है और एक विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हमने क्या कर दिया कि x1 जो कि मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 मिनट लग रहे हैं सेल्स पर्सन को, और वुमेन के ऊपर जो है वो 3 मिनट लग रहे हैं, ओके, शू को सेल करने के लिए। लेस देन और इक्वल टू 8 घंटे ये स्टोर ओपन रहता है। क्योंकि ये वाला टाइम हमें मिनट्स में गिवन था तो इसलिए हमने 8 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 2 हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स पर्सन थे वो 2 थे। सो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 960 मिनट्स हो गए, ठीक है। सो दैट मीन हम इससे ज्यादा टाइम यूज नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई लेस देन और इक्वल टू आ गया। अब हम जब सेकंड कैशियर के कंस्ट्रेंट की तरफ आते हैं तो एक मेन पेयर ऑफ शूज को उसको लग रहे जी 2 मिनट, और एक विमेन के टाइम के पॉइंट से करें तो 1 मिनट is less than or equal to 8 hours. So we have to convert 8 hours into minutes because ये minutes में है, तो 8 into 60 तो 480 आ गया। And of course we have a non-negativity constraint, ठीक है जी। ओके, सो फिलहाल इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये जरा सिंपल सा है। सो दिस वन ऑल्सो अ वेरी सिंपल, इसमें हमने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है। ओके, लेट्स फॉर्मुलेट दिस वन, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, लेट्स फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम। इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि कितने डिसीजन वेरिएबल्स है मेरे पास। जी, how many decision variables? Again we have 2 decision variables, right?
We have two decision variables, right? ठीक है, क्योंकि हमने ऑडियंस बेसिकली ऑडियंस ए टाइप है और ऑडियंस बी टाइप है, ठीक है। एंड व्हाट वी वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, सो वी वांट टू बेसिकली मैक्सिमाइज, किसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो? टोटल ऑडियंस रीच, कि हमारी जो एड है वो मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचे, ठीक है। और सो दैट मीन हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन वेरिएबल्स आ गए, नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट वी शुड एडवर्टाइज ऑन रेडियो, ठीक है। और मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ गया? दैट इज बेसिकली टीवी ऑडियंस एंड रेडियो ऑडियंस। सो हमने कहा कि जी हमने रिसर्च की है, सो हमें पता चला है कि बेस्ड ऑन द इनकम, ठीक है, फैमिली इनकम, ठीक है। सो वो हमें पता चला है कि टोटल हमारे पास जो ऑडियंस है वो 4,50,000 और 50,000, ठीक है। सो दैट मीन टीवी एड जो है, एक सिंगल टीवी एड जो है वो रीच करती है इतने कस्टमर को, किसके? ऑडियंस ए टाइप के, और इतने जो है वो ऑडियंस बी टाइप को। सो टीवी एड जो है वो इतनी ऑडियंस तक पहुंचती है, और जबकि रेडियो ऑडियंस इतनी जो है वो लोगों तक पहुंचती है। So we want to maximize the audience reach. So that's why maximize 5 lakh into x1 plus 1 lakh into x2 हो जाएगा। Subject to we have some constraints. सबसे पहले तो मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट है। So बजट कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल जो बजट है दैट इज बेसिकली द 2 लाख, ठीक है। सो इस 2 लाख को ही हम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो एक टीवी के ऊपर कितनी एड आ रही है, ठीक है, और एक जो है वो हमारे पास रेडियो के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, एक एड चलेगी, तो उसका हमें डाटा जो है वो गिवन है, ठीक है। कि कस्टमर एनुअल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो उसने हमें बताया हुआ है कि जी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और रेडियो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमें उसने दी हुई है, और टोटल बजट ये था, ठीक है। दैट इज द टोटल अमाउंट कंस्ट्रेंट आ गया। उसके बाद हमने सर्वे किया है, या हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हमने क्या किया जी, एटलीस्ट 3 एड्स हमारी लाजमन टीवी पे चलनी चाहिए। और इसके बाद हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रेडियो एडवर्टीजमेंट मस्ट बी लिमिटेड टू 5, कि रेडियो के अंदर 5 से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। सो यहाँ पे क्या, एटलीस्ट 3 टीवी एड्स, दैट मीन कम से कम हमने टीवी के ऊपर 3 एड्स चलानी है। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डाउन x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जबकि आपके पास रेडियो एड क्या है कि वो 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दैट मीन दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डाउन x2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो और एट द एंड वी हैव अ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। सो इज दिस मॉडल क्लियर कि इस स्टेटमेंट से हमने ये लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कैसे डेवलप किया? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके जी। सो इस प्रॉब्लम को जरा पढ़िएगा, दिस इज काफी कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम है ये वाला, अ बिट टेक्निकल। So, इस प्रॉब्लम के अंदर वो हमें क्या कह रहे हैं कि बेसिकली ये एक टेक्सटाइल सेक्टर का प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है, और हमने प्रोडक्शन मिक्स फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली हम 4 टाइप ऑफ टाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वो टाइप कौन कौन सी हैं? एक्सपेंसिव जो है वो हमारे पास ऑल स्किल्ड सिल्क टाइप है, ठीक है, ऑल पॉलिस्टर टाइप है, 2 जो है वो ब्लेंड टाइप्स हैं, ठीक है। एक टाइप ऑफ टाई ऑल सिल्क, ऑल पॉलिस्टर, पॉलिस्टर और कॉटन का ब्लेंड, और पॉलिस्टर और कॉटन का ब्लेंड 2। सो ये हम 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। आगे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो कह रहा है कि सिल्क का हमारे पास जो टोटल मटेरियल अवेलेबल है वो कितना है इन टर्म्स ऑफ यार्ड्स, पॉलिस्टर हमारे पास कितना अवेलेबल है, और कॉटन मेरे पास कितनी अवेलेबल है। फर्दर मोर वो हमें कॉस्ट पर यार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि हमें पर यार्ड जो सिल्क कॉस्ट पड़ रही है वो $21 की पड़ रही है, ये $6 की, और ये $9 की पड़ रही है, ठीक है। अब जो हम एवरी सिल्क टाइप सेल कर रहे हैं, सो सेलिंग प्राइस हमने डिसाइड की हुई है कि जो एक सिल्क टाइप टाई होगी वो हम $6.7 की सेल करेंगे, ये हम $3.5 की करेंगे, एंड सो ऑन।
उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमने एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि हमने मिनिमम जो ये वाली टाइप प्रोड्यूस करनी है वो हमने इतनी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, और मंथली जो डिमांड है वो इतनी है, राइट। सो वी कैन से दैट कि हमने ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करते हुए फोरकास्ट की हुई है, ठीक है, फोरकास्टेड डिमांड है, या हमारे सेल्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि इन प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है, वो हमें गिवन है। अब उसके बाद वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मटेरियल रिक्वायर्ड पर टाई, कि एक सिल्क टाई बनाने के लिए, टाइप ऑफ टाई बनाने के लिए हमें कितने यार्ड मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, पॉलिस्टर का कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, पॉली और कॉटन ब्लेंड बनाने के लिए। तो इसमें इसका क्या मतलब है कि 100% सिल्क यूज हो रही होगी, इसमें इस टाइप ऑफ टाई के अंदर 100% हमारे पास पॉलिस्टर यूज हो रहा होगा, और एक टाई बनाने के लिए 0.08 यार्ड ऑफ पॉलिस्टर यूज हो रहा होगा। जबकि ये है ब्लेंड, यानी कि हम दो मटेरियल्स को मिक्स कर रहे हैं, पॉलिस्टर और कॉटन। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आपको 10.10 यार्ड जो है वो मटेरियल यूज हो रहा होगा, जिसमें 50% पॉलिस्टर होगा और 50% कॉटन होगी। इसमें 0.10 यार्ड जो है वो मटेरियल हम यूज कर रहे होंगे ब्लेंड 2 टाइप ऑफ टाई के अंदर, जिसमें 30% पॉलिस्टर मटेरियल होगा और 70% कॉटन का मटेरियल होगा, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, अब हमें इसका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाना है। सो सबसे पहले मेरे डिसीजन वेरिएबल्स क्या आ गए, आई हैव 4 डिसीजन वेरिएबल्स। x1 रिप्रेजेंट कर रहे ऑल सिल्क टाइप ऑफ टाई, x2 रिप्रेजेंट कर रहे ऑल पॉलिस्टर टाइप ऑफ टाई, x3 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लेंड ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, और x4 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है जी। सो दिस इज माय डिसीजन वेरिएबल्स। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है, दैट इज बेसिकली आई वांट टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि उसने मुझे कॉस्ट पर यार्ड गिवन है, ठीक है, और मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है। सो आई नो दैट कि मेरे पास जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट पर टाई, ठीक है। सो कॉस्ट पर टाई हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर यार्ड मल्टीप्लाई बाय यार्ड पर टाई। सो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल सिल्क टाइप हमें गिवन थी विच इज 6.70, ठीक है जी। और अब हमारे पास क्या है कि एक इस टाई को बनाने के लिए हमारे पास कितना मटेरियल यूज हो रहा है, 0.125, ओके, और हमारे पास पर यार्ड कॉस्ट कितनी है विच इज $21। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 0.125, आई विल गेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑल सिल्क टाइप। सो 6.70 माइनस एक सिल्क टाइप ऑफ टाई बनाने के लिए हमें कॉस्ट कितनी आ रही है, दिस इज प्रॉफिट पर यूनिट अगेंस्ट द सिल्क टाइप ऑफ टाई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पॉलिस्टर के लिए निकालेंगे। सो प्रॉफिट पर यूनिट कितना था, दैट इज 3.55, this would be 0.08 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। सो दैट मीन मेरे पास ये पॉलिस्टर पर यूनिट का प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्लेंड 1। सो ब्लेंड 1 के अंदर हमारे पास क्या है जी, दैट इज दिस इज प्रॉफिट पर यूनिट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 50% पॉलिस्टर है और 50%, सो 50% किसका, इस मटेरियल का। सो 0.10 का 50% क्या आ जाएगा, 0.05। सो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6 plus 0.05 multiply by 9, so we will get the cost per unit। so ये मेरे पास इसकी cost आ जाएगी, so 4.31 minus the cost, we will get the profit per unit। अब हम आ जाते हैं फोर्थ टाइप ऑफ टाई के अंदर, the profit per unit is this one। in order to calculate the cost, so इसका 30% पॉलिस्टर का, so that means 0.10 का 30% क्या आ जाएगा, 0.03। so 0.03 multiply by cost of polyester which is 6 प्लस, ठीक है, इसका 70% क्या आ जाएगा, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेकेंड फोर्थ टाइप ऑफ टाई। सो 4.81 माइनस जो भी इसका आंसर आता है, वी आर गेटिंग 4। सो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आई वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट पर यूनिट अगेंस्ट टाइप ऑफ टाई 1, टाइप ऑफ टाई 2, टाइप ऑफ टाई 3 एंड 4, ठीक है जी। सो ये तो मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द कंस्ट्रेंट्स। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, कि मेरे पास सिल्क टाइप ऑफ टाई, सिल्क कितना अवेलेबल है, मेरे पास पॉलिस्टर कितना अवेलेबल है, मेरे पास कॉटन कितनी अवेलेबल है, ओके,
which is the basically you can say material constraints हैं 3 तरह की. ओके अब हम आ जाते हैं मेरे पास जो सिल्क अवेलेबल है टोटल वो 800 यार्ड अवेलेबल है और सिल्क जो है वो कितनी टाइप ऑफ टाई के अंदर यूज हो रहा है ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ टाई के अंदर सिल्क यूज हो रहा है और किसी टाई में यूज नहीं हो रहा सो विच मीन और एक सिल्क टाइप ऑफ टाई बनाने के लिए मुझे कितना यार्ड ऑफ मटेरियल चाहिए 0.125 सो दैट मीन मेरी पहली कंस्ट्रेंट आएगी 0.125 इंटू x1 क्योंकि सिल्क और कहीं पे किसी और टाइप ऑफ टाई में यूज नहीं हो रहा लेस देन और इक्वल टू 800 आ जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद आ जाते हैं हम पॉलिस्टर टाइप ऑफ मटेरियल के अंदर. अब मेरे पास पॉलिस्टर अवेलेबल है 3000 और अगर हम देखें मेरे पास पॉलिस्टर 3 तरह की टाई बनाने में यूज हो रहा है. एक और टाइप ऑफ टाई जिसको हमने x2 कहा हुआ है. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4. ठीक है जी. दिस वन. सो पॉलिस्टर x2 में भी यूज हो रहा है, x3 में भी यूज हो रहा है, x4 में भी यूज हो रहा है. सो दैट मीन 0.08 ठीक है आपके पास आ जाएगा इंटू x2 और यहाँ पे पॉलिस्टर क्या आ जाएगा 0.05 ऑफ दिस वन. ठीक है जी. 0.05 ऑफ दिस वन इंटू x3 प्लस 0.03 ऑफ x4 इज लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए 3000. तो वो मेरे पास पॉलिस्टर की कंस्ट्रेंट आ जाएगी. इसी तरीके से मेरे पास कॉटन की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कंस्ट्रेंट बनाता हूँ तो कॉटन की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा है कि जी कॉटन जो है वो सिर्फ 2 टाइप ऑफ टाई में यूज हो रहा है 3 और 4 में. तो 0.50 ऑफ दिस वन प्लस 0.7 ऑफ दिस वन इज लेस देन और इक्वल टू कॉटन कितनी हमारे पास मौजूद है 1600. ठीक है. तो ये मेरे पास आ गया मटेरियल अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट. इसके अलावा मेरे पास 2 और कंस्ट्रेंट्स हैं. वो कौन सी हैं? एक है कि मैंने मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मुझे मिनिमम इतनी क्वांटिटीज बनानी है. दूसरा मैंने क्या किया हुआ है कि मेरी मंथली डिमांड इतनी है. सो ऑफ कोर्स हमने कहा हुआ कि मिनिमम मुझे इतनी टाई बनानी है लेकिन डिमांड इतनी है तो दैट मीन हम इस डिमांड को क्रॉस नहीं कर सकते. हम डिमांड से जाहिर बात है कम ही क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे. ठीक है जी. सो दैट मीन मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम क्या आएगा कि x1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 6000 क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है. और ये क्या हो जाएगा कि x2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10000, x3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13000 एंड x4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6000 हो जाएगा. रिगार्डिंग दिस मेरे पास क्या आ जाएगा कि मंथली डिमांड इतनी है. इट मीन x1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 7000 होना चाहिए. ठीक है. और x2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 14 लेस देन और इक्वल टू दिस और दिस. तो मेरे पास जो कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बन रहा है दैट इज दिस इज रिगार्डिंग द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रेंट, दिस इज रिगार्डिंग द डिमांड कंस्ट्रेंट. ठीक है जी. और आपके पास क्या आ जाएगा जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है कि ऑफ कोर्स number of silk type, number of polyester type, number of blend 1 and number of blend 2 must be greater than or equal to 0 होने चाहिए. या तो हम कोई टाई ना बनाएं या it should be some positive number होना चाहिए. Is it clear? किसी को कोई confusion तो नहीं है इसमें? जी. इस मॉडल के अंदर किसी को कोई confusion इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट? Is it clear जी? No. जी सर. Okay. जी सर क्लियर. Okay, so let's formulate another problem which is basically from the portfolio selection point of view से mean investment point of view से. So इसको जरा पढ़िएगा जरा and let me know how many decision variable we have in this case. जी, how many decision variable we have?
तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मिस्टर अली के पास जी 70,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो इन 70,000 इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं कि वो नेशनल सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, एनआईटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और खास डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि हमें इतना पता है कि नेशनल सर्टिफिकेट के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करता है तो 8.5% रिटर्न उसको मिलेगा, डिफेंस सेविंग के अगेंस्ट उसको इतने परसेंट रिटर्न मिलेगा, एनआईटी के अगेंस्ट इतना मिलेगा और खास डिपॉजिट के अगेंस्ट इतना मिलेगा, राइट। फर्दर मोर वो कह रहे हैं कि ईच ऑल्टरनेटिव हैज द सेम टाइप अंटिल द मेच्योरिटी, ठीक है। मेच्योरिटी मॉडल हम वो कह रहे हैं कि वो फिक्स है, ठीक है। अब जो अगेंस्ट द फॉलोइंग गाइडलाइन वो हमें जो रिस्ट्रिक्शंस गिवन है, बेसिकली कंस्ट्रेंट्स गिवन है इन्वेस्टमेंट करने के जो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी जो टोटल अमाउंट अवेलेबल है, अली ये कह रहा है कि मैं उसका 20%, नो मोर देन 20% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट मैं खास डिपॉजिट में जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। ओके, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिफेंस सेविंग, हम ये कह रहे हैं कि डिफेंस सेविंग में मैं ज्यादा जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा कंपेयर टू द अदर, ठीक है। मीन बाकी तीनों के अंदर जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उन तीनों के सम अमाउंट से कम इन्वेस्ट मुझे करना है डिफेंस सेविंग के अंदर। So at least 30% of the total investment should be invested in NIT or defense saving certificate. और लास्टली हमें कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन नेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, इन्वेस्टेड इन एनआईटी शुड नॉट एक्सीड 1 और 2/3 एंड इन बेसिकली हमारे पास ये चार कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट नंबर 1 2 3 4 एंड वन ऑफ द कंस्ट्रेंट इज द टोटल अमाउंट अवेलेबल मिस्टर अली हैव। So we have four decision variables, x1, x2, x3, x4. That is the amount invested in a national certificate, defense saving, NIT and khas deposit. And we want to maximize our return. ठीक है, मीन अली जो है वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है और ही नोज के उसको नेशनल सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है, डिफेंस सेविंग के अगेंस्ट कितना रिटर्न मिल रहा है, एनआईटी के अगेंस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। सब्जेक्ट टू वी हैव जो है वो टोटल 5 हमारे पास कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट नंबर 1 इज द बजट, कि टोटल अमाउंट जो मैं इन चारों टाइप ऑफ डिसीजन वेरिएबल के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ वो 70,000 है। तो मैंने क्या लिख दिया, x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 70,000। आप इसको लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हो। सो लेस देन और इक्वल टू लिखूंगा तो इट मीन मैं 70,000 या उससे कम इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू लिख दूंगा इट मीन मैं कोई भी पैसा सेव नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे लाजमन में इन्वेस्ट कर दूं, विच इज 70,000। ओके, अब हम आ जाते हैं जो मेरे पास सेकंड कंस्ट्रेंट है, दैट इज दिस वन। वो कह रहा है कि नो मोर देन 20% ऑफ द टोटल। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 70 जो मेरे पास अवेलेबल है, उसका 20% कितना आ गया, 14,000, ठीक है। किसमें नहीं जमा करवाना, सॉरी किसमें जमा मुझे करवाना है, विच इज अ खास डिपॉजिट। सो खास डिपॉजिट जो है दैट इज बेसिकली x4। सो x4 इज लेस देन और इक्वल टू 14,000 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वो कह रहे हैं द अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिफेंस सेविंग। सो डिफेंस सेविंग इज आर x2, ठीक है। सो x2 जो है शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अदर 3। तो अदर 3 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस सॉरी x3 प्लस x4। तो दैट मीन x2 इज लेस देन और इक्वल टू द x1 प्लस x3 प्लस x4। सो इसको अगर हम मैथमेटिकली जो है इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो मैं इसको लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 minus x3 minus x4 is less than or equal to 0. Okay, उसके बाद वो कह रहे हैं कि at least 30% of the investment should be in NIT and defense saving. So जो 30% है वो इन दो में हमने करना है. So this is basically x2, this is x3, this is x2. So x2 plus x3 should be greater than or equal to due to the at least 30% of the total amount. ठीक है, दैट मीन 21,000। सो x2 प्लस x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 21,000 होना चाहिए। फर्दर मोर वो लास्टली हमें कह रहे हैं द रेशियो अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सर्टिफिकेट टू एनआईटी।
सो नेशनल सर्टिफिकेट क्या है, दैट इज x1 और NIT क्या है, दैट इज x3. सो दैट इज बेसिकली रेशियो है. सो विच मीन x1 डिवाइडेड बाय x3 मस्ट बी, क्योंकि नॉट एक्सीड है, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 1 to 3. 1 to 3 मीन 1/3. सो दिस इज 1/3. सो अगेन इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई बाय, तो ये क्या आ जाएगा 3 into x1 माइनस x3, जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस x3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा. और ऑफ कोर्स एट द एंड वी हैव अ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. ठीक है. सो दिस इज माय कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर जी? जी सर. ओके ओके. यस सर. सो मैं जी ये मॉडल फॉर्मुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ.